देखो, हम लोगों ने अभी तक जो जो चैप्टर्स किए थे मैंने अच्छे से रीड आउट कराया है। हमने जो अपना स्टार्ट किया था सेकंड चैप्टर के अंदर, हमने देखा था कि आर्य इंडिया के अंदर कब आए थे, आर्यों ने इंडिया में क्या क्या किया था। ओके, फिर हमने उसके बाद देखा कि जो आर्य थे उन्होंने शायद हो सकता है कि हड़प्पा का एंड करने में हेल्प किया हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जेम्स प्रिसेप ने कौन से जो थे इंस्क्रिप्शंस पढ़े। फिर हम लोगों ने देखा कि इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर जो मीनिंग होता है वो क्या होता है। देन फिर हम लोगों ने देखा कि जो अशोका थे वो क्या थे। फिर मैंने आप लोगों को कुछ कुछ जो स्टेट्स अभी रिसेंट में नए हैं उनके मैंने पुराने नाम आपको बताए थे, जैसे कि मगध जो था वो बिहार का पुराना नाम है, पाटलिपुत्र जो है वो पटना का पुराना नाम है, अगर मैं कलिंग की बात करूँ तो ये उड़ीसा का पुराना नाम है। तो कई सारे ऐसे ऐसे हैं जो चीज हमें देखने के लिए यहाँ पे नई नई चीजें मिली हैं। इसके बाद आपको कल मतलब जो अपने परसों की क्लास ली थी वो भी आपने देखा यहाँ पर कि आपने देखा कि यहाँ पर आपको बुद्धिज्म के बारे में और जैनिज्म के बारे में भी जानने के लिए मिला। मैंने आपको बताया था कि जैनिज्म जो थे वो महावीर जी थे, और जो बुद्धिज्म था वो कौन थे, महात्मा बुद्ध थे। ठीक है। आगे यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गया जा करके अपना ज्ञान प्राप्त किया, नॉलेज ली, नॉलेज लेने के बाद उन्होंने उसे पर्टिकुलर इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी फैलाया। पर बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म है, बुद्धिज्म एक ऐसा मतलब प्रॉपरली एक रिलीजन है ऐसा जिसकी वजह से इसको मतलब ये इंडिया में ज्यादा फैल करके ये बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा फैला। ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि हम लोगों ने देखा जैनिज्म के बारे में कि जैनिज्म की जो शाखाएं हैं, जैनिज्म के जो पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर इंडिया में देखने के लिए काफी मिलते हैं। ठीक है। इसके अंदर हीनयान और महायान, एक होते हैं बिल्कुल न्यूड रहते हैं, आपने देखा होगा, एक होते हैं व्हाइट कपड़े जो पहन के रहते हैं वो। ठीक है। इनकी शाखाएं अलग अलग हैं। इसके बाद इनको राजा महाराजाओं ने काफी ज्यादा इनको धन देना, दान देना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी नीयत गलत होने लगी थी, जिसकी वजह से जैनिज्म भी ना जो डिक्लाइन हो गया था। अब तो कुछ कुछ ऐसे जैनिज्म मॉन्क रह गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ जैनिज्म का प्रचार कर रहे हैं, तो बचे हुए हैं, वरना उनको भी अब तक कब का खत्म कर दिया होता। ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा अपनी सोसाइटीज के बारे में, कास्टिज्म के बारे में। हम लोगों ने यहाँ पर कास्टिज्म को अच्छे से रेगुलेट किया, हमें पता लगा कि जो कास्टिज्म था वो क्या था। हाँ, जो कास्टिज्म था, कास्टिज्म हमारे यहाँ पर इंडिया में काफी ज्यादा फैला है। कास्टिज्म 4 पार्ट्स में हमें देखने के लिए मिला, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। ठीक है। हम लोगों ने देखा कि ब्राह्मण्स जो थे वो इनका जो था मतलब एक्सेप्शनल था, बिकॉज जो ब्राह्मण्स थे वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर मानते थे। जो क्षत्रिय थे वो उनसे कम थे, और क्षत्रिय के नीचे थे वैश्य, जिनका अपना एक कारोबार, अपना एक व्यापार, अपना एक ट्रेड होता था। उसके बाद आते थे हमारे शूद्र। शूद्र जो होते थे वो काफी ज्यादा मतलब बहुत ही नीची जाति के लोगों को माना जाता था शूद्र। एंड सेकेंडली क्या बोला जाता था कि शूद्र जो होते थे कि जो अगर उनकी शकल देख ले तो उसको खाना भी नसीब ना हो, तो इस तरह की जो एक चीप टाइप मेंटेलिटी थी वो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें हैं जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली है, और जिसको हमने प्रॉपरली क्या किया है, रीड आउट किया है, देखा है। ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को 16 महाजनपद के बारे में बताया था उस दिन। मैंने महाजनपद के बारे में प्रॉपरली रीड आउट कराया था कि महाजनपद जो होते हैं वो क्या होते हैं। महाजनपद जो होते हैं ना बेटू, महाजनपद क्या होता है कि 16 महाजनपद जहां पर हमारा ट्रेडिंग सिस्टम बड़ा अच्छा चला हुआ था उसको हम बोलते थे महाजनपद। ठीक है। तो महाजनपद होता है जो एक बहुत बड़ा जन, जो एक महानगर है। महानगर यानी कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट ऑल राउंडर एक मार्केट है बहुत बड़ी, जहां पर रिटेलर, जहां पर सामान को ले जाना, ठीक है, आउटकम इनपुट यानी एक्सपोर्ट और इनपुट काफी अच्छा हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो एक्सटर्नल मार्केट होती है वो इसके अंदर काउंट होती है। ठीक है। तो महानगर जिसके अंदर आपको सभी चीजें मिले, आप गन्नौर की मैं बात करूं तो महानगर है, सोनीपत की बात करूं तो महानगर है, दिल्ली की बात करूं तो महानगर है। कहने का मतलब है कि आपको जो एक जगह पर आपको सारी चीजें अगर अवेलेबल हो रही हैं तो इट मीन्स वो क्या है, महानगर है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं फर्स्ट अमंग अस द 16 मगधा, यानी मगध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि मगध जो था उसका नाम क्या था। रिसेंट में अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट डे में इसका नाम है बिहार। ये 6 सेंचुरी से लेकर के 4th सेंचुरी के बारे में बात कर रहा है। अगर मैं बात करूँ 6 सेंचुरी मतलब 600, और 4th सेंचुरी इट मीन्स 400।
ठीक है। और बेटा बीच में इनके बीच में अगर डिफरेंस की बात करूं तो इनके बीच में किस चीज का डिफरेंस होता है, 100 का डिफरेंस होता है। बीसीई वर्ड के बारे में बता दिया था, बिफोर कॉमन एरा, और सीई के बारे में बता चुकी थी मैं, कॉमन एरा के बारे में। आगे यहाँ पर बोल रहे हैं कि बिहार जो था वो सबसे पावरफुल महाजनपद था। उसके बाद हम बात करते हैं, मॉडर्न हिस्टोरियंस एक्सप्लेन द डेवलपमेंट इन अ वैरायटी ऑफ वेज। मगध was a region where agriculture was specially productive। कहने का मतलब है कि मगध में सबसे ज्यादा क्या होता था, जो एग्रीकल्चर होता था वो बहुत अच्छा होता था। एग्रीकल्चर जो था, एग्रीकल्चर का एक यहाँ पर रूटीन था काफी अच्छा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गंगा रिवर है, जिसको यहाँ पर बिहार में उसको क्या बोलते हैं, दामोदर। अभी फिलहाल ये एक शोक की तरह काम करते हैं। कहने का मतलब है शोक मतलब एक दुख है, एक सोरो है। ये दुख क्यों है, क्योंकि ये अपने साथ में बहुत सारा पानी बहा करके लेकर आती है, और आसपास के जितने भी खेत होते हैं, जितनी भी फसल होती है, उसको नष्ट कर देती है। इनको सब लोगों को पता है कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है। इनफैक्ट उनकी सरकार को भी पता है कि हर साल बाढ़ आएगी, और बाढ़ आने के बाद हमें लोगों को किस तरीके से सॉल्व आउट करना है, हमें लोगों के साथ किस तरीके से क्या करना है, देखना है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंगली देखा जाता था कि वहां पर किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। बट उससे पहले अगर मैं बात करूं तो मगध जो था वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा माना जाता था। जैसे कि मैं आयरन माइंस की बात करूं, जो कि झारखंड में अभी रिसेंटली झारखंड में मिलती हैं। ठीक है, इससे काफी ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो हमें मिलता है, और इन रिसोर्सेज से हम लोगों ने क्या किया, वेपन्स बनाए। ठीक है, और हमने कई सारे टूल्स भी बनाए हैं, औजार भी ऐसे ऐसे बनाए हैं जिनसे हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, elephants and an important component of the army were found to forest in the region। यहाँ पे ये एलिफेंट के बारे में ये बात कर रहा है कि एलिफेंट के ऊपर बैठ करके जो बड़ी बड़ी आर्मीज होती थी ना, वो जंगलों को आसानी से पार कर जाती थी, किसी भी तरह की कोई भी जो प्रॉब्लम थी वो इनको नहीं होती थी। आगे कहते हैं कि गंगा और गंगा के साथ में जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज होती थी, वो एक साथ में पूरा का पूरा एरिया में पूरा का पूरा कोहराम मचाती हुई जाती थी। ठीक है, हाउ एवर अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन राइटर्स हु रोट अबाउट मगध। इन्होंने कहा कि बुद्धिस्ट और जो जैन राइटर थे उन्होंने भी यहाँ पर बहुत सारी चीजों के बारे में भी लिखा है। और बिहार इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी थी। मैंने यहाँ पर आप लोगों को नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था। हर्यक डायनेस्टी के चौथे या पांचवें राजा थे, जिनको कुमार गुप्त बोला जाता था। कुमार गुप्ता ने यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटीज को बनाया। ये पूरे 400 एकड़ में बनी हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर बड़े बड़े यात्री आकर के पढ़ते थे, एजुकेशन लेते थे। और इनका यहाँ पर एजुकेशन लेने का पर्पज जो था वो बहुत ही अलग था। ठीक है, फिर इसके बाद ये यहीं पर ही एजुकेशन पढ़ाते रहते थे, पढ़ते रहते थे, पढ़ाते रहते थे, पढ़ते रहते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बिंदुसार वगैरह, अजात शत्रु, महापदम नंद जो नंद वंश के थे, उन्होंने काफी अच्छे मतलब यहाँ पर बेस्ट रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पर अच्छी अच्छी पॉलिसीज जो थी वो इम्प्लीमेंट की है। और जिससे हमें हेल्प भी मिली है कि हमें किस तरीके से अपना एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, या जो मिनिस्ट्री होती है या जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है वो किस तरीके से हमें यहाँ पर चलानी है। ठीक है, इनिशियली जो हमारे यहाँ पर प्रॉपरली अगर देखा जाए तो जो राजगृह था, ठीक है, जो बिहार था, बिहार को पहले राजगीर बोला जाता था, प्राकृतिक लैंग्वेज में ये राजगीर था। ठीक है, उसके बाद इसको मगध बोला गया, और मगध के बाद इसको बिहार बोला गया। ठीक है, राजगीर इसकी कैपिटल थी, किसकी, मगध की, क्योंकि बिहार की ही कैपिटल थी। अगर यहाँ पर मैं इन सब की बातें करूँ तो काफी डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है वो हमें देखने के लिए मिलती हैं। ये इनके पुराने पुराने नाम हैं। ठीक है, किंग क्या करते थे, जो राजगीर राजग्रह जो होता था वो क्या करते थे, चारों तरफ लोकेटेड करके जितने भी इनकी, क्योंकि ये चारों तरफ किससे, पहाड़ों से घिरी हुई थी, और चारों तरफ ये अपने सैनिकों को भी खड़ा कर देते थे, जिनसे क्या होती थी, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। ठीक है, 4 दिया था, शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, वेट एक मिनट। ठीक है, पाटलिपुत्र को इन्होंने क्या कर दिया था, शिफ्ट करके मतलब पाटलिपुत्र पहले तो राहगीर थी इनकी राजधानी, फिर बिहार बिहार की राजधानी किसको बना दिया, पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र अभी मैं रिसेंट में बात करूँ तो पटना है, देखो लिखा हो ना, प्रेजेंट डे पटना। ठीक है, कमांडिंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशंस अलोंग द गंगा। और देखा जाए तो प्रॉपरली इसके सारे के सारे कम्युनिकेशंस और जो रूट्स वगैरह पे तो उस पे
गंगा जो थी वो गंगा का पानी बहता रहता था। अभी धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें जो है वो हमें अलग अलग दिखाई देने लगी है, क्योंकि कई बार क्या हो गया, बाढ़ आ गई, कई बार क्या हो गया, कोई और प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, धीरे धीरे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो हमारे यहाँ पर आई हैं। ठीक है, जिनको हमने देखा है, समझा है। और पता है आप लोगों को, जैसे देखो अभी मैं बद्री सॉरी केदारनाथ की बात करूँ तो केदारनाथ की फ्लड आप ही लोगों के सामने आई थी। और आप लोगों को इतना भी पता लग गया कि ये जो फ्लड आई थी ना, इससे क्या है, नदी का राह ही बदल गया। मतलब उसका जो वो था प्रॉपरली, अगर मैं बात करूं कि उसका जो रास्ता था वो चेंज हो चुका है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि देखो जब कभी मैंने आपको बताया था कि अर्थ जब पूरा का पूरा ना, एक पूरा का पूरा हमारा गोंडवाना लैंड था। गोंडवाना लैंड भी टू पार्ट्स में चेंज हुआ है, टेथिस सी एंड गोंडवाना। गोंडवाना में आप रहते हैं, टेथिस सी ऊपर की तरफ है। ठीक है, आपको अपना पता है कि आपका जीएमटी यानी आपका बाहर की कंट्रीज से जो टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो 5.5 घंटे टाइम जो है वो आगे है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड मीडियन के अंदर काउंट होते हैं। इसीलिए आपका जो टाइम है वो 5:30 यानी 5.5 घंटे जो है वो आगे है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं द अर्ली एम्पायर, मतलब जो हमारा साम्राज्य था पूरा का पूरा, वो किस तरीके से बना, किस तरीके से किसने बनाया, मे बी उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। आगे कहते हैं कि मगध की ग्रोथ जो होनी थी पूरी की पूरी, इसको इकट्ठा करके किसने की थी, मौर्य एम्पायर ने। ठीक है, मौर्य एम्पायर ने इसका उदय किया, विकास किया था पूरा का पूरा। उसके बाद इसके जो एक, जो मैं बात करूं फाउंडर हैं, वो कौन माने जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं, जिन्होंने 1321 बीसीई के अराउंड मगध में अपने साम्राज्य, अपने एम्पायर को बनाया था और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना जो है, स्टेब्लिश जो है वो यहाँ पर किया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपने साम्राज्य को, अपने एम्पायर को धीरे धीरे करके बढ़ा करके नॉर्थ वेस्ट, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान जो भी मतलब था, और इनका जो ग्रैंडसन था अशोका, अशोका ने, देखो आ गया ना कलिंगा का वॉर। ठीक है, तो अशोका के टाइम पीरियड में जो फेमस रूलर हुए हैं, उनके यहाँ पर एक युद्ध हुआ था, एक वॉर हुआ था। वो क्या था, कलिंगा का वॉर था, जिसको आज कलिंग को, जो आज प्रेजेंट डे में कोस्टल उड़ीसा बोला जाता है। इज दैट क्लियर यहाँ पे? और उसके बाद देखो यहाँ पे यस देखते हैं हम मैम। लोग, हाँ जी, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। अशोका के इंस्क्रिप्शन जो मोस्टली मिले हैं प्राकृतिक लैंग्वेज में। ठीक है, नॉर्थ की तरफ जो आप देखेंगे वो हमें मिले हैं, कुछ जो मिले हैं वो हमें अरामाइक और ग्रीक लैंग्वेज में मिले हैं। जो हमें मोस्टली जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं या जो पढ़े गए हैं, ठीक है, आधे से ज्यादा ब्राह्मी लिपि के अंदर है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर है, जो अभी तक प्रॉपरली नहीं पढ़े गए हैं। कुछ कुछ जो आपको है वो क्रोस्टी लिपि में मिले हुए, लिखे हुए। ठीक है, अरामाइक एंड द ग्रीक स्क्रिप्ट्स वर यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान। अरामाइक जो थे और ग्रीक जो स्क्रिप्ट्स मिली है, लिपि मिली है, देखने के लिए इस्तेमाल हुई है इंस्क्रिप्शंस के अंदर, कहाँ पर हुई है, ये अफगानिस्तान के अंदर हुई है। तो यहाँ से बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि अशोका के इंस्क्रिप्शंस में किस लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था। नंबर वन इज प्राकृतिक। इसके अलावा किस अदर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, अरामाइक और ग्रीक। दो अदर लिपियां इन द सेंस स्क्रिप्ट के किस बारे में टाइप स्क्रिप्ट है? है बेटा, वो जो कल मैंने परसों नहीं कराया था, वो टेडी टेडी आ रही थी, वो वैसा ही बना हुआ यार। दिखाती हूँ, दिखाती हूँ। ये देखो, आपके पास अगर बुक है तो बेटू ये पेज नंबर देखो, 29। 29 में लिखा हुआ है ना, देखो 25 में ये ए बना हुआ है ना, ए देखो इसको किस तरीके से लिखा हुआ है, ये अरमाइक लिपि है। अगर पेज नंबर 29 पे बड़ा सा कॉलम दिया हुआ है इंस्क्रिप्शन का, उसमें देखो, उसमें एक दो अलग अलग से वर्ड बने हुए हैं, ये अरमाइक के हैं। ये जो वर्ड है ये अरमाइक लिपि के हैं, जो समझ में बिल्कुल भी नहीं आते हैं, मतलब हमें देखने में उल्टी लगती है, मतलब कि ये उल्टी बनी हुई है। 6 क्लास की जो बुक है ना, 6 क्लास की बुक का जो फ्रंट पेज है ना, वो अरमाइक लिपि का है, वो सारा उल्टा है। वो देखने में ऐसा लगता है कि वो सीधा है, बट वो रियल में अगर देखें हम उसको घुमा के, चाहे तुम कैसे भी घुमा के देख लो, वो सारा का सारा कंप्लीटली उल्टा है, सीधा नहीं है वो। ठीक है, देखो आगे फिर इन्होंने यहाँ पर ये दो लिपियों के बारे में बात की, एक तो ब्राह्मी एंड क्रोस्टी। और अरामाइक और ग्रीक जो लैंग्वेज थी वो इन्हें कहाँ पर देखने के लिए मिलती है, अफगानिस्तान के इंस्क्रिप्शंस में देखने के लिए यहाँ पर मिलती है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर कह रहा है फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यास। अब हम देखते हैं जितने भी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हिस्टोरियंस आए हैं, हिस्टोरियंस ने आकर के क्या बताया कि मौर्य एम्पायर ये था, मौर्य एम्पायर वो था।
पर रियल में अगर हम मौर्य एम्पायर के बारे में जानने की कोशिश करें तो ये मौर्य एम्पायर बना कैसे, इसके हमें आर्कियोलॉजिकल जो ट्रुथ मिले हैं उनसे हमें पता लगा कि यहाँ पर क्या था कि मौर्य मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो एक भील फैमिली में पैदा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था कि ये क्या कर सकता है, मतलब कि भाई राज्य कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं था इसका कुछ भी। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे ये बड़ा हुआ तो इसकी तलवारबाजी में ना काफी रुचि थी, इंटरेस्ट की बात हो जाती है। ठीक है, तो इसको इसमें क्या नाम, सुंग डायनेस्टी थी, सुंग डायनेस्टी में क्या कर दिया इसको, मतलब सिपाही के पद पर रख लिया गया। ठीक है, खरीद कर, सिपाहियों को पहले खरीदा जाता था। ठीक है, एक बार ये मतलब एक बार तलवारबाजी कर रहा था तो इस पे नजर किसकी पड़ी, चाणक्य की। चाणक्य जो था वो बड़े ही मतलब कहते हैं ना कि रियल दिमाग का जो व्यक्ति माना जाता है वो चाणक्य माना जाता है। देखो, जो लड़े नहीं, अपना काम निकलवा ले, और जो सबके साथ हंस के भी बोले, उससे बोलते हैं चाणक्य नीति से पर। ठीक है बाबू, 1 मिनट रुकना, एक कॉल आ रही है। हाँ जी, देखिए, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि हमारे जितने भी हिस्टोरियंस आए उन्होंने मौर्य एम्पायर के बारे में अलग अलग चीजें बताई। तो हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में छोटी सी मैं कहानी बता रही थी कि वो एक भील फैमिली से बिलोंग करते थे, तलवारबाजी उन्हें काफी अच्छा शौक था, मतलब इंटरेस्ट आता था, उन्होंने तलवारबाजी की अच्छे से। तलवारबाजी करने के बाद मतलब उनको सिपाही के लिए, मतलब एक सोल्जर की तरह उसको सेना में ले लिया, आर्मी में ले लिया। उसकी नजर पड़ती, मतलब उस पर नजर पड़ते चाणक्य की। चाणक्य जो थे वो काफी प्रवीण नीति के व्यक्ति थे, मतलब काफी इंटेलिजेंट व्यक्ति जिसको माना जाता है, काफी अच्छे थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने चंद्रगुप्त को खरीद लिया, और खरीद करके उनको कहाँ लिया है, बिहार लेकर आ गए। ठीक है, बिहार में उस टाइम पे सुंग डायनेस्टी जो थी वो चारों तरफ फैली हुई थी, पुष्य भूति सुंग जो थे राजा हुआ करते थे उस टाइम पे। वो यहाँ पर क्या करते थे, शासन करते थे, वो उस टाइम पे काफी अच्छे और बढ़िया राजा थे। तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने उनके लिए काम किया। फिर उसके मरने के बाद चाणक्य की एक बाद, उसके बाद उसका बेटा आया, उसके बेटे के साथ में तू तू मैं हो जाती है। तो पहले के लोग होते थे ना कि जल्दी से अपनी ईगो को हट कर लेते थे, मतलब ईगो को ले जाते थे, वैसे ही कुछ हो गया। और उसके बाद उन्होंने चाणक्य के दिमाग में मतलब फितूर भरना चालू किया, और उसको मतलब पूरे साम्राज्य के खिलाफ खड़ा कर दिया। पहले सेना इकट्ठी करी, पहले 10 की, 15 की, 20 की, 25 की, 30 की, ऐसे करके बहुत बड़ी सेना बनाई। सेना बना करके उसने सुंग डायनेस्टी के ऊपर वॉर किया। पहली बारी में वो हार गया और मैदान छोड़कर भाग गया चंद्रगुप्त मौर्य। नहीं हुआ क्लियर। उसके बाद दोबारा से चाणक्य के साथ मिल करके उसने फिर दोबारा से मतलब आर्मी को तैयार किया, और आर्मी को तैयार करके अब की बार उसने रात को छुपके वार किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब छुपके वार किया तो छुपके वार करने के बाद क्या हुआ कि वो सारी की सारी जो चीजें थी मतलब वो अलग अलग हो गई, और अलग अलग होने की वजह से मतलब पूरा का पूरा सुंग डायनेस्टी जो थी वो बिखर गई थी। ठीक है, बिखरने के बाद फिर से स्थापना हुई, फिर से नया एक साम्राज्य बना जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य, जो कि आपके सामने ये टाइम पीरियड दिया हुआ है 321 BC। ठीक है, आपको मौर्य डायनेस्टी के टाइम में बहुत अच्छे अच्छे जो ग्रीक एम्बेसडर थे वो भी मिलेंगे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उनका यहाँ पे आने का कोई ऐसा रीजन नहीं था, उनका सिर्फ ये था कि मौर्य डायनेस्टी के अंदर उन्होंने किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया है, किस तरीके से उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश की है। यहाँ पे हमें चाणक्य के बारे में पता लगता है कि चाणक्य, जो कि उनका नाम क्या था, कौटिल्य भी था, उन्होंने अर्थशास्त्र बनाया था जो आज के टाइम पर इस्तेमाल करते हैं। और ट्रेडिशनली अगर मैं बात करूं तो चाणक्य ही चंद्रगुप्त को पूरी की पूरी चीजें समझाया करते थे, प्रॉपरली उनको बताया करते थे कि उन्हें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से युद्ध करना है। अगर मैं बात करूं मौर्य डायनेस्टी में बुद्ध और जैनिज्म दोनों के दोनों काफी फले फूले हैं। और इसके बाद जो भी इनके हमें लिटरेचर मिलते हैं
ठीक है, जो भी हमें यहाँ बोलते हैं लैंग्वेज में, मतलब जो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है, जो हमें पौराणिक ग्रंथ वगैरह। उसके बाद ये बात करते हैं कि और जिस, हाँ जी बेटा, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है पूरी प्रॉपर? अभी आ रही है। ओके, देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि मौर्य डायनेस्टी में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म और जो हमारे पौराणिक लिटरेचर थे काफी अच्छे तरीके से उनको किस लैंग्वेज में लिखा गया, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। उसके बाद हमारे अशोका के इंस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं। अशोका के 13 इंस्क्रिप्शन थे। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन जो था वो मास की इंस्क्रिप्शन था, जिसमें अशोका ने प्रॉपरली अपने मतलब रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड, कलिंगा वॉर से रिलेटेड, या फिर आप ये लगा लीजिए कि उन्होंने किस तरीके से बुद्धिज्म को लिया था, मतलब ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको प्रॉपरली मिलते हैं। अशोका ने पिलर भी बनवाए थे, रॉक पिलर, काफी चीजें जो उनके काफी सोर्स हैं जो हमें यहाँ पे मिलते हैं। अशोका जो थे वो पहले रूलर थे जिन्होंने क्या किया था, मैसेज के लिए इतने बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया था, और पत्थरों पे क्या करते थे, पिलर्स पे क्या करते थे, वो रिटर्न लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, जो कि आज तक वो लैंग्वेज जो है वो पढ़ी नहीं गई है। उन पत्थरों के ऊपर जो लैंग्वेज लिखी जाती थी उन्हें हम इंस्क्रिप्शंस बोलते थे। ठीक है, लिपियां ब्राह्मी एंड ख्रोष्टी का इस्तेमाल किया गया है, और जो वो पिलर बन करके तैयार होते थे उनको क्या बोला जाता था, धम। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि धम क्या होते हैं, या धम वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, जो लिपियां हमें एक पूरे प्रॉपर स्ट्रक्चर में मिलती हैं उसे हम बोलते हैं धम। ठीक है, एक पिलर बना हुआ प्रॉपर रेडी हुआ मिलता है वो होता है धम। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, मतलब बड़ों का, छोटों का, ब्राह्मण्स के बारे में हर चीज, लाइफ से रिलेटेड, ट्रेडिशनली, रूलरी मतलब कल्चर से रिलेटेड हर चीज जो थी वो प्रॉपरली आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। और जिसको यहाँ पर मतलब इनके पिलर्स के अंदर इन सारी चीजों को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से लिखा गया था। जितने भी हमारे हिस्टोरियंस आए हैं उन्होंने इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से बताया है, लोगों को समझाने की कोशिश जो है वो की है। ये देखो, ये आपके सामने ना एक छोटा सा मैप है। ठीक है, इस मैप में प्रॉपरली बताया गया है कि ये जो थे, ये किस तरीके से, मतलब ये जो एरिया है यहाँ पर कितना कितना डेवलपमेंट जो है वो किया गया था। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ऊपर की तरफ क्या दिया हुआ है, मानसेरा। ठीक है, उससे नीचे की तरफ क्या दिया हुआ है, सहबाजगढ़ी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तक्षशिला। उसके बाद इधर की तरफ क्या दिया हुआ है, कंदहार। उसके बाद ये क्या दिया हुआ है, कलसी। नीचे है टोपरा। इसके बाद है मेरठ। उसके बाद है बहापुर। ठीक है, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा बेराट, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा बाबरू। उसके बाद गुजरा। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा कोशाम्बी। उसके बाद आपको मिलेगा अहोरा। मतलब कई सारे नाम जो है इन्होंने दिए हुए हैं। आप 5-7 नाम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है प्रॉपरली हर एक नाम को करना ज्यादा जरूरी है। मैम ये सभी नाम नाम को करना बिल्कुल, हाँ नहीं है जरूरी, ये नाम जरूरी नहीं है, बट क्या है कि आपको ना प्रॉपरली, जैसे भी आप आगे की तैयारियां वगैरह करते हो तो उस चीज के लिए आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। क्योंकि तभी मतलब होता है ना कि बेटा हर चीज जानना जरूरी होता है। जब हम आगे की तैयारी करते हैं या भाई हम लोगों को एग्जाम देना होता है तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पर है। तो एक बार इस मैप को एक बार ढंग से कर लेना, अच्छे से कर लेना, चीजों का पता होना चाहिए आपको कि पाटलिपुत्र बिहार में है कि यूपी में है या एमपी में है, तो पता होना चाहिए चीजों के बारे में। ठीक है, ओके एक बार मैम। रीड आउट कर लेना, रीड आउट करने में कुछ नहीं जाता आप लोगों का। ठीक है, चीजें हैं, ये चीजें समझ में आएंगी तो क्लियर हो जाएगा और पोर्शन अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है प्रॉपरली कि इतने सारे रीजन जो अभी आपने ऊपर देखे, जिनके अंदर कुछ कुछ एरियाज जो थे अफगानिस्तान के हैं, कुछ कुछ एरियाज आपको उड़ीसा के मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि इन रीजन में कौन कौन से राजा जो थे वो यहाँ पर शासन किया करते थे। उसके बाद आगे कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल रखने के लिए, मतलब प्रशासन पे कंट्रोल रखने के लिए कुछ एरियाज को उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट बना दिया था और कैपिटल बना दिया था। भाई सभी लोग सोचते हैं कि अगर मुझे किसी भी एरिया के ऊपर शासन करना है तो उससे पहले मुझे अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। अगर मेरी कमांड ही नहीं होगी तो मैं कहाँ से शासन कर पाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सेंटर्स बनाए थे तक्षशिला, उज्जैन को। ठीक है, और ये ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रूट नहीं थे, मतलब धीरे धीरे करके ये लोग यहाँ पर आ सकते थे। और एक एरिया आता है हमारा स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी में बेटा सोने के पहाड़ के नाम से ये प्रसिद्ध था। स्वर्णगिरी वर्ड का मीनिंग ही होता था द गोल्डन माउंटेन, मतलब सोने का पहाड़। ठीक है, ये कोई यहाँ से ऐसा नहीं है कि ये पूरा पूरा सोने का पहाड़ था, नहीं।
यहाँ पे सोने की माइंस वगैरह मिली हैं। ठीक है, ये कर्नाटका का एरिया है, स्वर्णगिरी कर्नाटका का एरिया है, इसको गोल्डन माउंटेन के नाम से जाना जाता है। और वहां पर हमें सोने की जो मतलब सोने से रिलेटेड जो खान है वगैरह, वो हमें यहाँ पर देखने के लिए प्रॉपरली मिलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीजें, एक मिनट, बहुत सारी चीजें जो है वो प्रॉपरली मेंशन की गई हैं कि ये जो गोल्ड माइंस है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना वो आपसे पूछ सकता है कि ये जो गोल्ड माइन है वो आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको कर्नाटका के एरियाज में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, सारा का सारा मतलब प्रॉपरली दिखाया गया है। ठीक है, आगे ये बात करता है कि कम्युनिकेशन अलोंग बोथ लैंड एंड रिवर लाइन रूट्स was vital for the existence of the empire। तो यहाँ पे कहता है कि जैसे पूरा का पूरा रिवराइन होता है बच्चे, दो गांव के बीच में जो नदी क्रॉस करती है ना उसको रिवराइन बोलते हैं। ठीक है, ये वो एरिया था जिसे हम कहते थे, हिंदी में बोलते हैं इसको दोआब और इंग्लिश में बोलते हैं रिवराइन। ये क्या होता है, ये प्रॉपरली एक ऐसा रूट होता है जहां पर इधर भी पानी है और इधर की तरफ रास्ता है, मतलब दो रास्तों के बीच से निकली हुई रिवर को क्या बोलते हैं, जो रिवराइन होती है। तो मैंने आपको बताया, सॉरी, पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि इधर की तरफ सिंधु रिवर बह रही है। ठीक है, यहाँ की तरफ से जो सिंधु रिवर है, इंडस रिवर जो है वो यहाँ से बह रही है दोनों के बीच में। इधर क्या है, इंडिया, और उधर क्या है, पाकिस्तान। तो दोनों के बीच से जो ये इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अलग अलग बने हुए हैं, है ना, रिवराइनी तो एक तरह से, क्योंकि दो रिवर मतलब एक रिवर के दोनों तरफ अलग अलग देश बसे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कई सारे प्रोडक्शन, आर्मी, काफी सारी चीजों को यहाँ पर देखा गया। मेगास्थनीज ने अपनी बहुत सारी लिखी हुई मतलब रिटर्न, उसमें हमें ये प्रॉपरली पता लगा है कि उनकी एक्टिविटीज क्या थी। ठीक है, आगे मैं सेकेंडली बात करूं तो सेकेंडली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन के लिए मैनेज अच्छे से किया गया था। और थर्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो सोल्जर्स होते थे जो पैदल चलते थे। ठीक है, और फोर्थ जो पता है, जब ये आर्मीज वगैरह को तैयार करते थे ना प्रॉपरली, तो आर्मीज वगैरह को हर तरह का इस्तेमाल, ये हर तरीके का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि क्या करते थे, नंबर वन इज कि इनकी सारी की सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, मतलब इनकी जितनी भी सारी चीजें हैं वो प्रॉपरली क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, ये प्रॉपरली एक नेवल मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से ठीक करे। ठीक है, क्योंकि ये अगर आपके किसी भी देश की आर्मी अगर अच्छी है ना बच्चे, तो सब चीजें अच्छी हैं। कहने का मतलब इनके पास एलिफेंट भी थे, इनके पास हॉर्सेस भी थे, इनके पास जितने भी सोल्जर्स वगैरह थे वो भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। और इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा था, प्रोविजन, मतलब कहने का मतलब है एक अच्छी आर्मी जो थी वो इनके पास हमें देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कई तरह के सब कॉन्टिनेंट भी देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर क्या थे, ये मतलब जो बैलगाड़ी टाइप होते थे उस तरह के भी इक्विपमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें क्या करते थे सोल्जर्स के खाना करना, मतलब खाना वगैरह के लिए भी पहुंचाया जाता था, सर्वेंट्स वगैरह भी, मतलब हर तरीके से यहाँ पर हर तरीके के लोग जो थे वो यहाँ पर मिलते थे। अशोका के टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे तो उसके धम्म में भी ऐसी ऐसी बातें जो थी वो यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन की गई हैं। ठीक है, उसके धम्म में भी हम ये सारी की सारी चीजों को पढ़ सकते हैं कि उन्होंने हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को पूरा प्रॉपर अधिकार दिया है। ठीक है, ये इंश्योर करने का कि उनकी लाइफ से रिलेटेड उनको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, हर तरीके की प्रॉब्लम को उन्होंने दूर करने की कोशिश की है। और ये मैसेज उन्होंने अपने धम्म में दिया है। उन्होंने बताया था, देखो महामंत्र ये लिखा हुआ है ना, धम्म महामंत्र, इस धम्म में इन प्रॉपरली सारे मैसेज को स्प्रेड किया गया है, लोगों को बताया गया है वर्चुअली तरीके से कि अशोका के जो पिलर्स, यानी जो मास की पिलर्स मिले हैं, मास की पिलर्स में हमें अशोका के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज मिली है। और इन नॉलेज ने कैसे कैसे करके मतलब पूरे के पूरे अशोका साम्राज्य को कितना चेंज कर दिया। इन्होंने किस तरीके से जो बुद्धा डायनेस्टी थी, मतलब बुद्धा जो वो था, बुद्धिज्म था, उसको कैसे इन्होंने लिया और किस तरीके से इन्होंने फैलाने के लिए हर तरीके का जो है वो प्रयास किया है। तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है। आगे बात करते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट वाज द एम्पायर, कि जो इनका एम्पायर था वो किस तरीके से इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जितने भी हिस्टोरियंस आए हैं उन्होंने ये जो 19th सेंचुरी के तकरीबन हिस्ट्री में, हमारी हिस्ट्री में देखने के लिए हमें मिलते हैं,
जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी को कई तरह के चीजों से जोड़ने की कोशिश की है कि वहां का लैंडमार्क ये होता होगा, वहां की आर्मीज ये होती होगी, या वहां की सोसाइटी इस तरह की होती होगी, या वो मतलब बुद्धिज्म एम्पायर, सॉरी ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थे। मतलब धीरे धीरे करके लोगों की सोच बदली, लोगों ने कुछ कुछ चीजों को अलग तरीके से देखने की कोशिश करी, नजरिया बदला। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में इंडियन हिस्ट्रीज में आपको काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि ये एम्पायर ना तो वहां पे था, और उसके बाद ये सारी की सारी चीजें हमारे सामने चैलेंजिंग थी कि हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाकर भी रखना था। क्योंकि आज भी देखो लाल किला है, लाल किले पे अभी भी काम चल रहा होता है, कुछ ना कुछ टूट फूट जाता ही है। मतलब हमारे यहाँ पर सारी संस्कृति जो है, जैसे महल हो गए, जोधपुर का किला हो गया, आमेर का किला हो गया, राणा जय सिंह का किला हो गया, मतलब आपको पुरानी पुरानी चीजें जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि इन सभी चीजों को अब तक भी बचा कर रख पाना एक चैलेंजिंग टास्क है, और जिसको ये लोग बड़े अच्छे से आसानी से कर रहे हैं। ठीक है। मौर्य डायनेस्टी के अंदर कई सारे स्टोन के जो लिखे हुए जो एक होते हैं ना, मतलब पत्थर के ऊपर लिखे हुए स्टोन स्क्रिप्चर्स भी मिले हैं, जिनसे हमें प्रॉपरली पता लगता है कि किस तरीके से ये अभिलेखों को क्या करते थे, पढ़ते थे। बाकी यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अशोका के इंस्क्रिप्शंस में हिस्टोरियंस ने मैसेज भी देने की कोशिश किया, सजेशन भी देने की कोशिश की है कि अशोका के टाइम पीरियड जो था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, और वहां पर इंडस्ट्रीज भी थी ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और इस चीज को प्रॉपरली वो सभी लोग अडॉप्ट भी करेंगे, क्योंकि अशोका जो था ना वो एक बड़ा ही ग्रेटफुल राजा था। ठीक है। और वो क्या था, एक अच्छा सा एक मतलब होता है ना लेबोरियस रूलर भी था। ठीक है। मतलब परिश्रमी शासक भी था। और उसने हमारे सामने मतलब लोगों को एक तरीके से काम करना भी सिखाया था। ठीक है। उन्होंने खुद तो ये धर्म ग्रहण कर लिया था, पर धीरे धीरे करके उन्होंने सिचुएशंस को बनाना भी बताया और समझाना, मतलब उस प्रॉब्लम से निकलना भी बताया। और उनके जितने भी अभिलेख वगैरह लिखे गए हैं, या जितने भी अभिलेख यहाँ पर बताए गए हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने काम करने की जो है वो कोशिश की है। ठीक है। आगे आता है न्यू नेशंस नोशंस ऑफ किंगशिप। अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, पांडवों के बारे में, चोलास के बारे में, चेरास के बारे में। तो दक्कन में, दक्कन यानी केरला में, केरला और हमारा अपना एरिया आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, जितने भी साउथ के एरियाज थे, उसे पूरे को दक्कन प्लेटो बोलते थे। दक्कन प्लेटो को या साउथ के मतलब एरियाज में कौन तीन राजा सबसे ज्यादा रहते थे, एक तो थे चोलास, एक थे चेराज, और एक थे पांडवाज। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जैसे इसका नाम पहले क्या था, तमिलनाडु नहीं था, तमिल कम था। ठीक है। तो तमिल कम बोला जाता था, फिर धीरे धीरे करके इनको तमिलनाडु जो था वो नाम दे दिया गया था। आगे कहते हैं कि ये पार्ट्स अब प्रेजेंट डे में आंध्र प्रदेश, केरला है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है। और अगर मैं एडिशन की बात करूं तो इसमें तमिलनाडु भी क्या है, अंदर मतलब इनके अंदर इंक्लूड है। ठीक है। उसके बाद चीफ्स एंड चीफडम्स यानी सरदार और सरदारी। अगर मैं इनको पावरफुल तरीके से देखने की कोशिश करूं, तो हमें यहाँ पर हेरिडिटी होता है बाबू, वंशानुगत, मतलब यहाँ पर आपको वंश से रिलेटेड सारी चीजें दिखेंगी, यानी पद जो था वो वंशानुगत था। मतलब हेरिडिटी का मीनिंग अगर मैं निकालूं तो ये होता है कि मैं, मेरे बाद मेरी फैमिली, उसके बाद फिर हमारी फैमिली, फिर हमारी फैमिली, राजा, राजा का बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, मतलब कोई अदर आ नहीं सकता है। ठीक है। और इन सारी सिचुएशंस के अंदर मतलब खानदान के लोग ही आएंगे, मतलब वही एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वही एक अच्छा राजा बन सकते हैं, उनके अंदर लीडरशिप की भावना है, वही तो युद्धों का संचालन कर सकते हैं, बाकी तो बेवकूफ है, उनका ये मानना था। इसीलिए कभी गुप्ता में मौर्य आ गए, चंद्रगुप्त मौर्य आ गए, समुद्र गुप्ता आ गए, चंद्रगुप्त सेकंड आ गए, जहांदार शाह आ गया, फिर उसके बाद क्या आ गए, समुद्रगुप्त सेकंड आ गए। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी नई नई जो चीजें हैं, मतलब बहुत ज्यादा आर्मीज को यही लोग कलेक्ट कर सकते थे, बाकी सब में तो दिमाग होता नहीं था ना, प्रॉब्लम यही थी। ठीक है। वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे बेचारे, और ये लोग हर चीज को बड़े अच्छे से इंक्लूड कर देते थे, बहुत चीजों को देख लेते थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो हमें नई नई देखने के लिए मिली है। इन सारी चीजों को जानने के बाद हम लोगों को पता लगा कि तमिल संगम, ठीक है, मतलब तमिलनाडु में तमिल संगम एक टेक्स्ट लिखा गया था, जिसमें प्रॉपरली चीफ्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, और उन्होंने रिसोर्सेज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया इसके बारे में भी बताया गया है। आगे कहते हैं कि जितने भी हमारे चीफ्स और किंग थे वो इंक्लूडेड थे किसके अंदर, जो हमारे सात वाहन, ये रहा ना सात वाहना हु रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। सात वाहन जो रूलर थे
उन्होंने पूरे के पूरे वेस्टर्न पार्ट पर, पूरे के पूरे सेंट्रल इंडिया पर कब से कब तक, 7th सेंचुरी से लेकर के 2nd सेंचुरी तक क्या किया, शासन किया है। शकों ने, जो शक थे, द शक, अ पीपल ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन हु स्टेब्लिश किंगडम इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कहने का मतलब है जो शक डायनेस्टी थी उसने भी पूरे सेंट्रल एशिया पर, पूरे के पूरे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर जितना बड़ा पूरा का पूरा उप महाद्वीप उस पर अधिकार किया है। डिराइव्ड रेवेन्यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, their social origin were often obscure, but as we will see in the case of the सातवाहन। और यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि जो सातवाहन डायनेस्टी थी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा अच्छी डायनेस्टी जो थी वो मानी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारी सोशल स्टैचूज जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये आपको लोगों को दिया गया है ना, ये जो ये आपके सामने ये एक छोटा सा ये एक पूरा का पूरा बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में यहाँ पर यही बताया गया है कि सेना के लिए, मतलब अपनी आर्मीज को तैयार करने के लिए हम हाथियों को कैसे पकड़ते थे, मतलब पकड़ना क्या होता था। अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें हमें अलग अलग तरीके से मिली हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र में मिला है कि पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, जैसे कि हमें पता लगा कि इकोनॉमिक कल्चर क्या होता है। मतलब इन सभी चीजों के बारे में हमें नई नई जानकारियां जो है वो हमें देखने के लिए प्रॉपरली मिली है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि ये लोग क्या करते थे। इनके पास जो प्रॉपरली आर्मीज होती थी ना वो हर तरीके की होती थी। इनके पास उन आर्मीज में हाथी भी होते थे, इनके पास उन आर्मीज में गार्ड भी होते थे, इनके पास उन आर्मीज में जो जो फुट सोल्जर्स होते थे वो भी होते थे। इन आर्मीज में आप लोगों को घोड़े वगैरह भी दिखाई देने के लिए, मतलब कहने का मतलब है उनके, ये देखो नीचे दिया हुआ है ना, फुट सोल्जर्स 30,000 एंड द कैवलरीज, मतलब घुड़सवार भी इनको 30,000 समथिंग, 9,000 समथिंग एलिफेंट। मतलब प्रॉपरली इन्होंने इस तरीके की, एक होती है ना कि एक प्यारी सी, एक बहुत शक्तिशाली सी सेना तैयार कर ली थी। इसीलिए जब भी कोई इनसे भिड़ता था तो वो बड़ी सोच समझ के भिड़ता था कि शायद हमारी हार होगी या हमारी जीत होगी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यस मैम। हाँ जी, क्लियर हो गया ना सभी को, कोई यस प्रॉब्लम तो नहीं मैम। है। एक बार यहाँ तक के इस चैप्टर को रीड आउट कर लेना। ठीक है, कल संडे है, देखती हूँ कल मुझे अगर टाइम लग गया तो मैं क्लास के लिए मैसेज भेज दूंगी, बट लगता नहीं है क्योंकि 5 बजे कॉलेज से आके लगूंगी, फिर उसके बाद थकी जाती हूँ। संडे को और भी ऑल राउंड में काम होते हैं, एक काम नहीं होता ना बेटू, इसी वजह से। तो आप यहाँ तक अपना चैप्टर रीड कर लेना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम पड़े तो आप मेरे से पूछ लेना। कोई भी अगर दिक्कत आए तो आई एम ऑन द व्हाट्सएप, और तुम मुझे भेज सकते हो व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम अभी तक हुई होगी। है कोई प्रॉब्लम? अगर है तो बच्चे पूछ लो आप लोग। नो मैम। नो चलिए बेटा, नहीं, ठीक है ठीक है। साहिल कोई प्रॉब्लम है बाबू? नो मैम। चलो, आज अस्मिता कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो मैम। चलो ठीक है बच्चा, ओके बाबू। ओके मैम। गुड इवनिंग मैम। ओके बच्चा, गुड इवनिंग मेरे बच्चा, गुड इवनिंग मेरे बाबू।